हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीजी पाठशाला। मैं हूं विद्या और हम लोग ग्रामीण विकास की सीरीज़ में एमसीक्यू देख रहे हैं जो कि पिकासो पब्लिकेशन का है। उसमें आज हम लोग बहुत सारी योजनाओं को पढ़ने वाले हैं। उसमें हमारा पहला योजना है आम आदमी बीमा योजना। इससे संबंधित हम लोग एमसीक्यू देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आम आदमी बीमा योजना अंतर्गत सामान्य मृत्यु पर 30,000 रुपये दिए जाते हैं। तो ये एकदम सही है। अटल खेतीहर मजदूर बीमा योजना अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु होने पर 78,500 रुपये दिए जाते हैं। तो ये कथन गलत है। 78,500 रुपये नहीं दिए जाते, 75,000 दिए जाते हैं। आम आदमी बीमा योजना में केंद्र राज्य का अंश 75:25 है। तो ये भी गलत है। अटल खेतीहर बीमा योजना में केंद्र राज्य का अंश 50:50 है। तो ये सही है। आम आदमी बीमा योजना छत्तीसगढ़ में वर्ष 2010 से लागू हुआ। तो ये कथन गलत है। तो हमारा सही क्या हो जाएगा? 1 और 4 सही है। तो 1 और 4 हमारा सत्य हो जाएगा। आम आदमी बीमा योजना जो है ना, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अभी डिटेल में देखेंगे, तो इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। आम आदमी बीमा योजना का शुरुआत कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 2007 को हुआ था। 2 अक्टूबर 2007 को। ये ना किस लिए लाया गया था? ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2007 को आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत की थी। देखो, ये आम आदमी मतलब कि जो भूमिहीन परिवार है उन्हीं के लिए। इसी तरीके से एक और योजना चल रहा है, अटल खेतीहर मजदूर बीमा योजना, लेकिन उसमें जो इसके पास 2.5 एकड़ से कम भूमि है उनको फायदा दिया जा रहा है और कंडीशन सेम है। लेकिन जो आम आदमी बीमा योजना है जिसके पास खेती नहीं है उनको फायदा दिया जा रहा है। ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ में ना ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को छत्तीसगढ़ में 1 फरवरी 2009 से ये लागू हुआ है आम आदमी बीमा योजना। आम आदमी बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा तो ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को, तो ये सही है। बंधुआ मजदूर परिवारों को, तो ये ना ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को दिया जाएगा। किसको? ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को इसका लाभ दिया जाएगा। ठीक है। लाभार्थी की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए और लाभार्थी बीपीएल सर्वे में चिन्हांकित परिवार का सदस्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष प्रीमियम राशि कितनी है? तो 200 रुपये है प्रीमियम राशि। और ये प्रीमियम राशि जो है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट 100 रुपये देते हैं। जो पर्सन रहता है वो उसका बिल्कुल भी योगदान नहीं रहता, मतलब वो कुछ पैसा नहीं देता। बस सेंट्रल गवर्नमेंट 100 रुपये देती है और स्टेट गवर्नमेंट 100 रुपये देती है, तो 200 रुपये हो जाता है। और उनको अगर कुछ दुर्घटना वगैरह होता है तो उसमें पैसा मिलता है। ठीक है। प्रीमियम राशि प्रतिवर्ष 200 है, जिसे भारत सरकार 100 रुपये तथा राज्य सरकार 100 रुपये दे होगा। हितग्राही द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जाता। आम आदमी बीमा योजना में प्रीमियम राशि में केंद्र सरकार का योगदान कितना है? तो 50:50 का है। इसका मतलब केंद्र सरकार 100 रुपये देगी और राज्य सरकार 100 रुपये देगी। आम आदमी बीमा योजना में प्रीमियम राशि हितग्राही द्वारा भुगतान किया जाता है, तो हितग्राही कुछ पैसा नहीं देता, कोई भुगतान नहीं किया जाता हितग्राही के द्वारा। आम आदमी बीमा योजना के लिए हितग्राही की पात्रता क्या है? तो सदस्य की आयु 18 से 59 वर्ष की हो। तो ये कथन सत्य है। सदस्य बीपीएल हितग्राही होना चाहिए। तो ये कथन भी सत्य है। सदस्य ग्रामीण भूमिहीन परिवार का प्रमुख हो। ठीक है। तो ये भी कथन सही है। तो उपयुक्त सभी कथन सब के सब सही हैं। आम आदमी बीमा योजना में बीमा अवधि समाप्त होने के पूर्व सदस्य की मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्तियों को बीमा दिया जाएगा। मतलब अगर जो सदस्यता मतलब कंप्लीट नहीं हुई, 60 साल उनका नहीं हुआ है, लेकिन सदस्य की मृत्यु हो गई, तो उनको कितना पैसा दिया जाएगा? सामान्य मृत्यु हुई है इसमें ना, तो सामान्य मृत्यु पर ना 30,000 रुपये दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? सामान्य मृत्यु पर 30,000 रुपये दिया जाएगा। और दुर्घटना में मृत्यु होने पर हम लोग देखने वाले हैं। आम आदमी बीमा योजना में सदस्य में दुर्घटना में मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्तियों को बीमा दिया जाएगा, तो 75,000 रुपये दिया जाता है। नॉर्मल मृत्यु हो गई तो कितना दिया जाता है? 30,000। और दुर्घटना में अगर मृत्यु हुई तो कितना दिया जाता है? 75,000 दिया जाता है। आम आदमी बीमा योजना में दुर्घटना में स्थायी पूर्ण अपंगता होने पर, मतलब अपंगता ऐसी जो कि स्थायी पूर्ण है, स्थायी है, वो ठीक नहीं होने वाला है, तो कितनी राशि दी जाती है? तो अपंगता होने पर भी, वो भी स्थायी पूर्ण अपंगता होने पर 75,000 रुपये दिया जाता है। जितना कि मृत्यु में दिया जाता है उतना ही। आम आदमी बीमा योजना में एक हाथ एक पैर अक्षम होने पर, एक हाथ एक पैर अक्षम हो गया तो लाभार्थी को बीमा राशि कितना दिया जाएगा?
तो एक हाथ एक पैर अक्षम हो गया ना, तो 37,000 दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 37,000 दिया जाएगा। आम आदमी बीमा योजना में लाभार्थी के बच्चों को छात्रवृत्ति दिया जाएगा। तो जो लाभार्थी हैं, सपोज वो ख़त्म हो गए, ठीक है, तो उनके बच्चों को दिया जाएगा, हितग्राही के बच्चों को छात्रवृत्ति दिया जाएगा, 2 बच्चों को, तो ये सही है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को दिया जाएगा, तो ये भी सही है। और प्रतिमाह 100 रुपये दिया जाएगा, तो ये भी सही है। तो उनके बच्चों को भी छात्रवृत्ति मिलती है, और 9वीं से 12वीं वाले जो क्लास में है उनको मिलता है, और प्रतिमाह 100 रुपये दिया जाता है। तो उपयुक्त सभी सत्य हो जाएंगे। आम आदमी बीमा योजना में प्रीमियम राशि में राज्य सरकार का कितना योगदान है? तो राज्य सरकार कितना देती है? 100 रुपये देती है, और केंद्र सरकार 100 रुपया। अब हम लोग देखते हैं अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना। तो ये भी इसी की तरह सेम है ना, लेकिन यहाँ पे खेतिहर बोला है, तो यहाँ पे अगर 2.5 एकड़ से कम भूमि है तब आपको फ़ायदा मिलेगा, और वहाँ पे बिल्कुल भी एग्रीकल्चर लैंड नहीं है तब फ़ायदा मिलता था आम आदमी बीमा योजना को। और अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना में अगर 2.5 एकड़ से कम भूमि है तब फ़ायदा मिलता है। तो अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना का शुरुआत कब हुआ था? तो देखो, अटल नाम है, तो अटल जी का जो जन्मदिन है वो 25 दिसंबर को पड़ता है। तो 25 दिसंबर 2013 को चालू हुआ था, ठीक है। वो 2007 में चालू हुआ था, और ये 2013 में। और छत्तीसगढ़ में वो कब लागू हुआ था? 2009 में लागू हुआ था, और ये 2013 में, ठीक है। अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2013 को किया गया। अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना का लाभ किसानों को मिलेगा। तो कौन से किसानों को मिलेगा? ग्रामीण भूमिहीन कृषक परिवार, वृहद कृषक परिवार, 2.5 एकड़ या इससे कम भूमि कृषक परिवार। तो ये कथन सत्य हो जाएगा। जिसके पास 2.5 एकड़ है या इससे कम भूमि धारक कृषक परिवार है, तो उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। खेतीहर मजदूर को 2.5 एकड़ या उससे कम भूमि धारण करते हैं, तो दूसरे की कृषि भूमि में मजदूरी करते हैं, तब भी उनको ये फायदा मिलेगा। अटल खेतीहर मजदूर बीमा योजना चलाया जा रहा है, तो ये राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना में बीमा की प्रीमियम राशि कितनी है? तो सेम जैसे आम आदमी बीमा योजना का था वैसे इसमें भी है। कितना है? बीमा का प्रीमियम राशि 200 रुपये है, ठीक है। 200 रुपये दिया जाता है। उसमें ना आदमी जो पर्सन है उसको दिया जाता है, और ना इसमें केंद्र सरकार कितना देती है? 100 रुपये देती है, राज्य सरकार 100 रुपये देती है। मतलब कि अनुपात कितना होगा? 50:50 का होगा। हितग्राही द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जाता, इसमें भी नहीं किया जाता, उसमें भी नहीं किया जाता। अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना में केंद्र और राज्य का हिस्सेदारी कितना है? तो केंद्र का 100 रुपया और राज्य का 100 रुपये है। अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना की पात्रता क्या है? तो आयु 18 से 59 वर्ष का होना चाहिए, तो एकदम सही है। बीपीएल परिवार का सदस्य होना चाहिए, तो ये भी सही है। दूसरे की कृषि भूमि में मजदूरी करता हो, ठीक है, तो ये भी सही है। और केंद्र राज्य द्वारा संचालित अन्य बीमा योजना का लाभ नहीं ले रहा हो, तो ये भी सही है। और 2.5 एकड़ से कम भूमि इसमें ऐड कर लीजिएगा। 2.5 एकड़ से कम भूमि हो तब भी उसका लाभ दिया जाएगा, तो उपयुक्त सभी सत्य हो जाएंगे। आम आदमी बीमा योजना के हितग्राहियों को सामान्य मृत्यु होने पर कितना पैसा मिलता है? तो सामान्य मृत्यु होने पर ना यहाँ पे 30,000 रुपये मिलता है, वहाँ पे भी 30,000 मिलता था, यहाँ पे भी 30,000 मिलता है। सामान्य मृत्यु पर 30,000 रुपये मिलता है। दुर्घटना में अगर मृत्यु हो गई तो 75,000 रुपये मिलता है, वहाँ भी 75,000 मिलता था। पूर्ण अपंगता हो गई, वो भी ऐसी अपंगता जो स्थायी है, तो 75,000 रुपये मिलता है, तो वहाँ भी 75,000 मिलता था। और दुर्घटना में अस्थायी अपंगता होने पर इसमें 37,500 रुपये दिया जाता है। लेकिन उसमें क्या बोला था? अगर एक हाथ एक पैर अगर फ्रैक्चर हो गया है या फिर खराब हो गया है, तो उसमें कितना दिया जाता था? 37,000 रुपये दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे 37,500 रुपये दिया जाता है। नेक्स्ट है, आम आदमी बीमा योजना के हितग्राहियों को दुर्घटना में मृत्यु होने पर हितग्राही को मिलेगा। तो दुर्घटना मृत्यु पर यहाँ पे भी 75,000 रुपये मिलेगा, और वहाँ पे भी। आम आदमी बीमा योजना के हितग्राहियों को स्थायी अपंगता होने पर हितग्राही को कितना मिलेगा? तो स्थायी अपंगता है तो उसमें भी 75, इसमें ही 75। नेक्स्ट है, आम आदमी बीमा योजना के हितग्राहियों को आंशिक अपंगता होने पर, आंशिक अपंगता हो गई तो कितना पैसा मिलेगा? तो आंशिक अपंगता हो गई तो इसमें 37,000 मिलेगा। कितना मिलेगा? 37,000 रुपये मिलेगा। आम आदमी बीमा योजना के हितग्राहियों के बच्चों को छात्रवृत्ति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य है? 2 बच्चों को छात्रवृत्ति दिया जाएगा, ये आम आदमी बीमा योजना का है ना।
तो बीच में इसको डाल दिया है। 2 बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगा, सही है। 9वीं या 12वीं तथा ITI अध्ययनरत हो तो ये भी सही है। प्रतिमाह 100 रुपये मिल दिया जाएगा तो ये भी सही है। उपयुक्त सभी सही है। अब हम लोग नेक्स्ट योजना देखते हैं, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना। मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो ये हुआ था शुरुआत 2014-15 से। 2014-15 से इसकी शुरुआत हुई थी। जैसे नाम से क्लियर है, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना, तो ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट की योजना है और इसमें मुख्यमंत्री ग्राम उत्कर्ष योजना को भी शामिल किया गया है, छत्तीसगढ़ ग्रामीण निर्माण योजना को भी शामिल किया गया और ग्रामीण विकास योजना को भी शामिल किया गया है। तो मुख्यमंत्री ग्राम उत्कर्ष योजना, छत्तीसगढ़ ग्रामीण निर्माण योजना और ग्राम विकास योजना तीनों को शामिल किया गया है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ गौरव एवं हमारा छत्तीसगढ़ योजना को भी शामिल किया गया है। तो उपरोक्त सभी योजनाओं को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्र में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना, तो ये कथन सत्य है। दूसरा ऑप्शन है स्थानीय आवश्यकताओं की अधोसंरचना का निर्माण कार्य, तो ये भी कथन सत्य है। तीसरा ऑप्शन है समावेशी विकास का प्रयास करना, तो ये भी कथन सत्य है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हो जाएंगे। ठीक है, मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना भी है, स्थानीय आवश्यकता की अधोसंरचना का निर्माण करना ये भी सत्य है और समावेशी विकास का प्रयास करना ये भी सत्य है। मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना में वित्त पोषण कितना है? तो वित्त पोषण किसका है? ठीक है, तो राज्य सरकार का इसमें वित्त पोषण है, पूर्णतः यह राज्य पोषित योजना है। मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना में ग्राम पंचायत को राशि हस्तांतरित करता है, तो ग्राम पंचायत को राशि कौन देता है? तो यहाँ पे आप जनपद पंचायत से कंफ्यूज मत होइएगा, जिला पंचायत राशि देता है। समग्र ग्रामीण विकास योजना में ग्राम पंचायत को जिला पंचायत राशि देता है। समग्र ग्रामीण विकास योजना में निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे, तो तालाब का सौंदर्यीकरण, ये बात सही है, तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। पुल पुलिया का निर्माण, तो ये भी कथन सही है। ठीक है, ग्राम पंचायत का भवन निर्माण, तो ये भी कथन सही है। गली कंक्रीटीकरण, तो ये भी कथन सही है। तो उपरोक्त सभी कथन सही है। इसके तहत सभी कार्य किए जाएंगे। जैसे नाम से क्लियर है समग्र ग्रामीण, तो ये पूरे कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना में निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे, तो उचित मूल्य की दुकान निर्माण का रखरखाव, तो ये कथन सत्य है। आंगनबाड़ी भवन का निर्माण, तो ये कथन सत्य है। ठीक है, कांची हाउस भवन का निर्माण कार्य, तो ये भी कथन सत्य है। मिनी स्टेडियम का निर्माण, तो ये भी कथन सत्य है। तो सभी कथन सत्य हो जाएंगे। ठीक है, इसके तहत मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना संचालित हो रहा है, तो शहरी क्षेत्र में, नाम से क्लियर है ग्रामीण, तो ग्रामीण क्षेत्र में होगा। ठीक है, संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में, तो हमारा आंसर संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना में की स्वीकृति प्रदान की जाती है, तो स्वीकृति किसके थ्रू प्रदान की जाती है? तो जिला पंचायत के CO के थ्रू प्रदान की जाती है इसकी स्वीकृति। ठीक है, जिला पंचायत के CO के थ्रू। मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना में एक ग्राम पंचायत को निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की जाती है। निर्माण कार्य की क्या क्या स्वीकृति प्रदान की जाती है, मतलब पैसा कितना दिया जाता है एक ग्राम पंचायत को? तो 20 लाख रुपए दिया जाता है। ठीक है, 20 लाख रुपए सीमा का अनुशंसित किए जा सकते हैं। इसके तहत एक ग्राम पंचायत को 20 लाख रुपए दिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना में सांसद या विधायक को आदर्श ग्राम, ये मैंने पढ़ाया है आपको, विधायक आदर्श ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, तो जो सांसद विधायक आदर्श ग्राम योजना तो बंद हो चुका है, तो इसके बारे में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है ना, इसके तहत ना एक सांसद को दिया जाता है 50 लाख रुपए। कितना? 50 लाख रुपए दिया जाता है, जिससे वो ग्राम का क्या करे, डेवलप कर सके, ओवरऑल डेवलप कर सके। ठीक है, और ये इसके तहत मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के तहत एक ग्राम पंचायत को 20 लाख रुपए तक दिया जाता है। मुख्यमंत्री, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना में पंचायतों को मिलने वाली राशि को बढ़ाने कम करने का अधिकार किसके पास है? तो पंचायतों को मिलने वाली राशि को बढ़ाने कम करने का जो कार्य है, क्या मुख्यमंत्री के पास है, विभागीय मंत्री के पास है, या मुख्य सचिव वित्त आयुक्त? तो विभागीय मंत्री के पास अधिकार होता है। इसका जो विभाग का जो मंत्री होता है उसके पास
होता है अधिकार कि उसके पैसे को वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम। तो अब यहाँ तक आप आ गए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन करूँगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम का प्रारंभ किस वित्तीय वर्ष में किया गया था? किस वित्तीय वर्ष में किया गया था? मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि एकीकृत प्रबंधन कार्यक्रम जो है ना, इसमें तीन तीन योजना शामिल है। ठीक है, मतलब कि इसके तहत बहुत सारे योजनाएं पुराने जो चल रही थी वो इसमें शामिल किया गया है। जैसे कि मरुभूमि विकास कार्यक्रम, तो ये मरुस्थलीय भूमि के विकास के लिए चलाया गया था। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, तो ये सूखा प्रवण क्षेत्र के लिए चलाया जाता है, मतलब सूखा जहाँ पे हो जाता है उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देने के लिए। समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, मतलब जहाँ पे बंजर भूमि चल रहा था उसके तहत भी ये सब कार्यक्रम जो थे उनको शामिल कर दिया गया और लाया गया एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम। ठीक है, क्या लाया गया? एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम लाया गया। मरुभूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, ये सभी के सभी को लाया गया, शामिल किया गया किसके तहत? एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत। और एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम को ना शामिल कर दिया गया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत। किसमें? आपने बहुत सुना होगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया एकीकृत वाटर प्रबंधन कार्यक्रम को। और एकीकृत वाटर प्रबंधन कार्यक्रम में क्या क्या शामिल किया गया मैंने बता दिया, लेकिन एकीकृत वाटर प्रबंधन कार्यक्रम को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया। ठीक है, किस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ हुआ एकीकृत प्रबंधन कार्यक्रम? तो 2009-10 में चालू हुआ। कब हुआ? 2009-10 में चालू हुआ। 1 अप्रैल 2008 बोलते हैं, और क्रियान्वयन जो है ना वित्तीय वर्ष 9-10 से हुई है। ठीक है, और 1 अप्रैल 2008 को ये चालू हुआ। मतलब चालू तो हो गया था लेकिन कार्य करना 9-10 से चालू किया। और ये एकीकृत प्रबंधन कार्यक्रम को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में किस वर्ष शामिल किया गया? ठीक है, तो किस वर्ष शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया था 2015 में। ठीक है, 2015 में शामिल किया गया था। एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम में ये हमने देख लिया है कि क्या क्या था। मरुभूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। इसके तहत एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के तहत इसको सबको शामिल कर लिया गया है। अब एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम में केंद्र और राज्य का अंश राशि कितना है, मतलब केंद्र सरकार कितना देती थी और राज्य सरकार कितना देती थी? तो ना 90:10 देती थी। ठीक है, 90:10, मतलब 90% जो है ना केंद्र सरकार देती थी और राज्य सरकार 10% देती थी। एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम में कौन से देश के बाद दूसरा सबसे बड़ा वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम है? मतलब हमारा जो भारत है वो दूसरा नंबर में आता था, अभी तो ये बंद हो चुका है ना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई में इसको शामिल कर लिया गया है, लेकिन ये जब चल रहा था तब ये सेकंड नंबर पे था पूरे वर्ल्ड में। तो चीन पहले नंबर पे था। चीन में जो भी योजना चलाई जा रही थी वो पहले नंबर पे थी और हम लोग सेकंड नंबर पे थे। एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम कौन से मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था? कौन से मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया था। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम की एक मिनी वाटरशेड परियोजना का उपचार योग्य औसत क्षेत्रफल लगभग कितने हेक्टेयर होता है? ठीक है, मतलब एक मिनी वाटरशेड निर्माण करने के लिए औसत क्षेत्रफल कितना होता है, कितना हेक्टेयर होता है बोला है? तो 100 हेक्टेयर होता है। कितना होता है? 100 हेक्टेयर होता है मिनी वाटरशेड परियोजना चलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम की एक मैक्रो वाटरशेड परियोजना, ठीक है, वो मिनी था, उसमें 100 हेक्टेयर था। ये मैक्रो है, जैसे कि मिनी कंप्यूटर, मैक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर होता है, उसी तरीके से ये मैक्रो वाटरशेड परियोजना है। तो उसके उपचार योग्य औसत क्षेत्रफल लगभग कितने हेक्टेयर होता है? तो ये 50,000 हेक्टेयर होता है। कितना होता है? 50,000 हेक्टेयर होता है मैक्रो वाटरशेड परियोजना का चलाने के लिए। एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना के लिए समान मार्गदर्शी सिद्धांत किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? समान मार्गदर्शी सिद्धांत तो 2008 में चालू किया गया था। कब किया गया था? 2008 में। ठीक है, 1 अप्रैल 2008 से मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कार्यान्वित की जा रही है।
गांव में वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम को लागू करने की जवाबदेही किस पर होती है? तो वाटरशेड समिति की होती, किसकी होती है? वाटरशेड समिति की होती है गांव में लागू करने की जिम्मेदारी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटरशेड समिति का गठन कौन करता है? तो ये ग्राम सभा करता है। कौन करता है? वाटरशेड समिति का गठन ग्राम सभा करता है। वाटरशेड समिति का गठन ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा और यह ग्राम पंचायत की उप समिति होगी। तो देखो, ग्राम सभा में तो कोई समिति नहीं होती, लेकिन ग्राम पंचायत में 5 समिति होती है, तो इसकी एक उप समिति होगी ये वाटरशेड समिति। ठीक है। एकीकृत जल संग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम की माइक्रोशेड इकाई का क्षेत्रफल कितना होता है? माइक्रोशेड इकाई का क्षेत्रफल जो होता है वो 1000 हेक्टेयर होता है। ठीक है, 1000 हेक्टेयर। देश में नई वाटरशेड परियोजना किस तिथि से क्रियान्वित की गई थी? तो ये चालू की गई थी 1 अप्रैल 2008 से। ठीक है, 1 अप्रैल 2008 से। वाटरशेड समिति में न्यूनतम कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें न्यूनतम 10 सदस्य होते हैं। ठीक है, कम से कम 10 सदस्य होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। वाटरशेड समिति के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो अध्यक्ष का जो चुनाव है ना, वो ग्राम सभा करती है। ठीक है, ग्राम सभा ही अध्यक्ष का चुनाव करती है अपने में से। वाटरशेड समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना जाता है? तो वो क्या होगा? कोई गांव का व्यक्ति होगा। ठीक है, अध्यक्ष कौन होगा? गांव का कोई एक व्यक्ति होगा। गांव के किसी सुयोग्य व्यक्ति को ग्राम सभा द्वारा चुना जाता है, पहले चुना जाता था। वाटरशेड समिति निम्न में से किसकी एक उप समिति होती है? तो देखो, समिति ग्राम सभा में नहीं होता है। ठीक है, ग्राम सभा से उसका मेंबर चुना जाता है और वो सब चीज़ ग्राम सभा करती है, लेकिन जो उप समिति होगी वो ग्राम पंचायत की होगी, क्योंकि समिति जो है वो ग्राम पंचायत में ही होती है, तो वो एक ग्राम पंचायत की उप समिति होगी। निम्नलिखित में से कौन से वाटरशेड समिति की विशेषता नहीं है? तो वाटरशेड समिति का गठन ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है, तो ये तो सही है। वाटरशेड समिति का पंजीयन कराना अनिवार्य है, तो ये भी क्वेश्चन सही है। ग्राम पंचायत द्वारा वाटरशेड समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। वाटरशेड समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, और यहाँ पे लास्ट है कम से कम 10 सदस्य वाटरशेड समिति में होंगे, तो ये सही है। ग्राम सभा के द्वारा नहीं वाटरशेड समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती, बल्कि ग्राम पंचायत के द्वारा नहीं, बल्कि ग्राम सभा के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटरशेड परियोजना के चयन में किसे मापदंड में शामिल नहीं किया गया है? किसे मापदंड में शामिल नहीं किया गया है? तो पीने के पानी की अत्यधिक कमी, जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन, अप्राकृतिक भूमि की उपलब्धता, वाटरशेड भूमि का सुनिश्चित सिंचाई में शामिल होना, तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। पीने की अत्यधिक पानी की कमी उसमें भी शामिल किया गया है, अत्यधिक दोहन को भी शामिल किया गया है, भूमि की उपलब्धता को, अप्राकृतिक भूमि की उपलब्धता को भी शामिल किया गया, लेकिन वाटरशेड भूमि का सुनिश्चित सिंचाई में शामिल होना ये शामिल नहीं किया गया है। वाटरशेड परियोजना के बहुस्तरीय पद्धति में कितने स्तर होते हैं? तो बहुस्तरीय पद्धति में ना इसके 3 स्तर होते हैं। कितने होते हैं? 3 स्तर होते हैं। वाटरशेड प्रबंधन के अंतर्गत किन्हें विकसित करने की उच्च प्राथमिकता प्रदान की जाती है? मतलब किन्हें विकसित किया जाता है? तो अप्राकृतिक भूमि या वर्षा सिंचित कृषि योग्य भूमि, तो दोनों को ही विकसित करने की प्राथमिकता होती है। अप्राकृतिक भूमि को भी और वर्षा सिंचित कृषि योग्य भूमि दोनों को सिंचित करने का इसमें प्राथमिकता होती है। तो लोग सोचेंगे वर्षा सिंचित कृषि भूमि को क्या जरूरत है सिंचाई करने का, तो लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा भी था पुराने वीडियो में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना की लागत हेतु सामान्य क्षेत्रों में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो सामान्य क्षेत्र में ना 12,000 प्रदान की जाती है, और टॉयलेट बनाने के लिए 12,000 दिया जाता है ना, तो उससे ध्यान रखिएगा, दोनों को रिलेट करके याद कीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है, एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना की लागत हेतु पहाड़ी क्षेत्र में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो पहाड़ी क्षेत्र में प्रदान की जाती है 15,000। ठीक है, 3,000 एक्स्ट्रा। एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना को पूर्ण करने की समयावधि कितना है? परियोजना को पूर्ण करने की समयावधि ना 4 से 7 वर्ष है। कितना है? 4 से 7 वर्ष में परियोजना को पूर्ण करने की अवधि है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम किसके द्वारा प्रवर्तित होता है?
तो सूखा प्रवण जो क्षेत्र कार्यक्रम है ना, वो केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया था, केंद्र सरकार के द्वारा। और ये सूखे, पहले मैं बताई थी कि बहुत सारे इसमें 3 परियोजना चल रही थी, सूखा, मरुभूमि, ठीक है। तो वो सबको किस में शामिल कर दिया गया था, इसको शामिल कर दिया था एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत, ठीक है। और एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम। देखो, सबसे पहले सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम आया था, तो ये कब आया था ऐसा बोला है। तो सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम 1973 से 74 के बीच में आया था। 73 से 74 के बीच में ये सबसे पहले चलाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम योजना में केंद्र और राज्य का वित्त पोषण कितना है। तो केंद्र और राज्य का वित्त पोषण उस समय था कितना, 75:20, ठीक है, 75:20 उसमें था। और पहले की जितना योजना उसे 75:20 ही था। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम में योजना के क्रियान्वयन हेतु कितना प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। तो योजना के क्रियान्वयन हेतु इसमें दिया जाता है 8,000, 10,000, 6,000 या 12,000। तो 6,000 दिया जाता है, ठीक है, 6,000 दिया जाता है योजना के क्रियान्वयन हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुभूमि विकास कार्यक्रम प्रारंभ कब किया गया था। तो देखो, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम खत्म हो चुका, ठीक है, इसमें 4 से 7 साल तक चला, वो सूखे क्षेत्र के लिए था। लेकिन मरुभूमि विकास कार्यक्रम भी लाया गया जो कि मरुस्थलीय भूमि के लिए उसको सही करने के लिए था। तो ये कार्यक्रम लाया गया था जस्ट जो 73 से 74 के बीच में था। तो ये 77 से 78 के बीच में था, ठीक है, 77 से 78 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मरुभूमि विकास बोर्ड का गठन कब किया गया। तो मरुभूमि विकास बोर्ड का गठन 1966 में किया गया था। कब किया गया था, 1966 में। विकास जो कार्यक्रम है वो 77 से 78 के बीच में आया था, लेकिन बोर्ड जो गठन हुआ था ना, वो इस 10 साल 11 साल पहले हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब से प्रारंभ हुआ। तो समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, अब मरुभूमि और हमने सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम को देख लिया। तीसरा जो हमारा योजना था वो समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम था। तो ये कब से प्रारंभ हुआ ऐसा पूछा है। तो ये प्रारंभ हुआ था 89 से 90 के बीच में, 89 से 90 के बीच में ये स्टार्ट हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटरशेड समिति के परियोजना निधि खाता के संचालन के लिए किसके हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती। तो वाटरशेड समिति के अध्यक्ष की आवश्यकता होती है, वाटरशेड समिति के सचिव की जरूरत पड़ती है, वाटरशेड डेवलपमेंट के परियोजना अधिकारी की हस्ताक्षर की जरूरत पड़ती है, लेकिन ग्राम पंचायत के सचिव की जरूरत नहीं पड़ती, उसके साइन नहीं लगता। उसी तरीके से 34वां क्वेश्चन है वाटरशेड समिति के वाटरशेड विकास निधि खाता के संचालन के लिए किसके हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती। तो ग्राम पंचायत के सचिव की आवश्यकता नहीं होती। राज्य स्तरीय वाटरशेड समिति में विशेषज्ञों के कितने सदस्य होते हैं। तो 4 से 7 सदस्य होते हैं विशेषज्ञों के। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही बोला है, तो 4 से 7 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन वाटरशेड कार्यक्रम में एक जिला में कितना हेक्टेयर क्षेत्रफल दिया जाता है। तो एक जिला में 10,000 हेक्टेयर दिया जाता है। कितना दिया जाता है, 10,000 हेक्टेयर दिया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकीकृत जल प्रबंधन वाटरशेड कार्यक्रम में स्व सहायता समूह को एक राज्य में कितना हेक्टेयर क्षेत्रफल दिया जाता है। स्व सहायता समूह को तो 30,000 हेक्टेयर दिया जाता है। कितना दिया जाता है, 30,000 हेक्टेयर दिया जाता है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट अब हम लोग विविध में आ जाते हैं। इसमें कोई भी जो एक छूटा होगा योजना और कुछ मिला के 2-3 योजनाओं को, ऐसा क्वेश्चन इसमें रहेगा। तो कथन 1 है केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम भारत की ग्रामीण जनता का जीवन स्तर सुधारने के लिए 1986 में प्रारंभ किया गया। ठीक है, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, तो ये कथन सही है, 1986 में प्रारंभ हुआ था। और कारण आर है ग्रामीण स्वच्छता का विषय भारत के संविधान के समवर्ती सूची में है। तो ऐसा कुछ नहीं है, समवर्ती सूची में नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 सही है परंतु आर गलत, मतलब ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत किसानों को वितरित किए गए ऋण भारतीय जीवन बीमा निगम की राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अधीन आते हैं। ठीक है, तो ये गलत है। दूसरा है किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को दुर्घटना में मृत्यु हुई मौत पर
50,000 रुपये, मतलब जिसके पास किसान क्रेडिट कार्ड है, अगर उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई तो उसको 50,000 रुपये तक, तथा अस्थायी अगर वो अपंग हो गए, अगर दुर्घटना हुई तो उसमें 25,000 रुपये दिया जाता है। व्यक्तिगत दुर्घटना का बीमा का प्रावधान है, तो ये दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, केवल 2 ऑप्शन सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा अगस्त 1998 में शुरू की गई थी। केसीसी क्रेडिट धारकों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत मृत्यु और अस्थायी विकलांगता के लिए 50,000 रुपये और अन्य जोखिम हो गए तो उसके लिए 25,000 तक का कवर दिया जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को प्रति माह प्रति परिवार 35 किलोग्राम अनाज इमदादी कीमत पर दिए जाते हैं। तो ये तो पता होगा कि एक परिवार को 35 किलोग्राम चावल दिए जाते हैं। अगर एक है तो 10, 2 है तो 20, और अगर 3 से 5 के बीच में सदस्य है तो उनको 35 किलो दिया जाता है। अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत 65 वर्ष और उससे ऊपर के उन गरीब लोगों को जिनको राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही है, उनको प्रति व्यक्ति 10 माह किलोग्राम अनाज मुफ्त दिया जाता है। तो ये सही है। वृद्धावस्था अगर पेंशन नहीं मिल रही है तो उनको प्रति माह 10 किलो अनाज मुफ्त दिया जाता है, तो ये सही है। सामाजिक सहायता और न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की योजना के तहत अनाथालय जैसी कल्याणकारी संस्थाओं में रहने वाले गरीब लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 15 किलोग्राम अनाज गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल की दरों में दिया जाता है। तो ये कथन गलत है, नहीं दिया जाता। मानव संसाधन चौथा है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए दोपहर के भोजन की योजना को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। तो ये भी सही है। तो हमारा जो गलत पूछा था तो तीसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, हमारे चैनल में और भी बहुत सारी वीडियो हैं, आप पुरानी वीडियो को भी आप जाके पूरा देख सकते हैं, जिससे आपका वीडियो का पूरा अच्छे से तैयारी हो जाएगा। साथ ही साथ में आजीविका और ग्रामीण विकास दोनों का पूरा लाइन से चला है, और इसके बाद सिर्फ एक और पार्ट आएगा, उसके बाद में हमारा ग्रामीण विकास के पूरा पिकासो का ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। तो आप पुराना ऑब्जेक्टिव भी देखिएगा, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चुनिए। तो सबसे पहले स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना तो आपको पता है ना, ये किस लिए है, ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो ये ग्रामीण स्वरोजगार के लिए लाया गया था। तो सा का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, सा का 4 हो जाएगा, 2 में दिया है। उसके बाद में है स्वजल धारा योजना। तो स्वजल धारा योजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ग्रामीण जलपूर्ति से संबंधित है। किससे संबंधित है? ग्रामीण जलपूर्ति से संबंधित है। हरियाली योजना जो है ना, हरियाली योजना वो वाटरशेड प्रबंधन से संबंधित है। वाटरशेड प्रबंधन से संबंधित है हरियाली योजना। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ना ग्रामीण जनसंपर्क से संबंधित है। ग्राम सड़क योजना ग्रामीण जनसंपर्क से संबंधित है। स्वजल धारा योजना ग्रामीण जलापूर्ति से संबंधित है ना। हरियाली योजना वाटरशेड प्रबंधन से संबंधित है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, उसमें यही एक्सप्लेनेशन दिया है जो मैंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में सम्मिलित नहीं है। तो ग्रामोदय योजना में क्या सम्मिलित नहीं है? तो बेसिक शिक्षा, तो बेसिक शिक्षा है। ग्राम का उदय मतलब कि ग्राम में पूरा ओवरऑल काम। तो बेसिक शिक्षा है। पोषाहार, पेयजल तथा स्वास्थ्य ये भी है। ग्रामीण सड़कें तथा आवास ये भी है ग्रामोदय योजना के तहत। लेकिन लघु उद्योग नहीं आता है। ठीक है, लघु उद्योग नहीं आता ग्रामोदय योजना के तहत। हमको नीचे अरेंज करना है कि कौन कौन से ईयर में आया था योजनाएं। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब आया था? 1999 में आया था। ठीक है, उसके बाद में कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना जो है ना वो 2001 में आया था। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001 में आया था। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो है ना वो आया था 1997 में। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना ना 1997 में आया था। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है ना वो 2000 में आया था। कब आया था? 2000 में आया था। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001 में आया था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999।
स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, तो ये 1997। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, तो ये 2000 में आया था। नेक्स्ट है व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई ऐसा पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है 1999 में, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई 1997, 1998, 1999 या फिर 2000 में। तो ये लॉन्च किया गया 2000 में। ठीक है, व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई थी? 2000 में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना कब की गई थी? कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना कब की गई थी? तो ये स्थापना की गई थी 1998 में। ठीक है, 1998 में इसका स्थापना किया गया था। अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? अधिक उपज प्रजाति जो कार्यक्रम है ना, वो प्रारंभ किया गया था 1965 से 66 में। ठीक है, अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1965 से 66 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ कब हुआ? तो 12 अप्रैल 2005 को हुआ था। कब हुआ था स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ? 12 अप्रैल 2005 को हुआ था। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई थी? कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई थी 1 जुलाई सन 2001 को। ठीक है, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई थी 1 जुलाई सन 2001 को। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना ना 1999 से 2000 के बीच में प्रारंभ किया गया था कृषि बीमा योजना। राष्ट्रीय विशेषज्ञ कृषि उपज योजना मुख्य रूप से संबंधित है। राष्ट्रीय विशेषज्ञ कृषि उपज योजना मुख्य रूप से संबंधित है। तो ये संबंधित है निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से। किससे संबंधित है? उपज योजना निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है? तो पहला ऑप्शन है केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों के वयस्क सदस्य, गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल परिवारों के वयस्क सदस्य, सभी पिछड़े समुदायों के परिवारों के वयस्क सदस्य, या फिर किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। तो हमारा आंसर हो जाएगा किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य मनरेगा में कार्य करने के लाभ प्राप्त करने के हकदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम आदमी बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना के अंतर्गत बीमाकृत व्यक्ति भूमिहीन ग्रामीण कुटुंब के परिवार का मुखिया अथवा कमाऊ सदस्य होना चाहिए। आम आदमी बीमा योजना हमने पढ़ा है अभी, तो परिवार का मुखिया होना चाहिए, तो ये तो सही है। और भूमिहीन होना चाहिए, वो भी सही है। बीमाकृत व्यक्ति 30 से 65 वर्ष की आयु में होना चाहिए, तो ये गलत है। योजना में बीमाकृत व्यक्ति के कक्षा 9 से 12वीं के बीच पढ़ रहे 2 बच्चों तक के लिए निःशुल्क छात्रवृत्ति का प्रावधान है, तो ये भी सही है। तो 1, 3 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा के निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? मतलब आशा के कार्य क्या हैं बोल रहा है। तो स्त्रियों को प्रसव पूर्व देखभाल जांच के लिए स्वच्छता सुविधा केंद्र ले जाना, तो स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वच्छता केंद्र ले जाना, तो ये सही है। ठीक है, गर्भावस्था के प्रारंभिक संसूचन के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट का प्रयोग करना, तो ये गलत है, वो ये सब काम नहीं करती है। पोषण एवं प्रतिरक्षण के विषय में सूचना देना, तो ये भी इनका कार्य है, पोषण के बारे में सूचना देना, और साथ ही साथ में पूर्व देखभाल के लिए उनको स्वास्थ्य सुविधा केंद्र ले जाना। बच्चे का प्रसव कराना, तो बच्चे का प्रसव नहीं कराती हैं, तो 1, 3 हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्रीय निर्धन के आजीविका विकल्पों को सुधारने का किस प्रकार प्रयास है? ठीक है, निर्धनता को सुधारने का। ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या में नए विनिर्माण उद्योग तथा कृषि व्यापार केंद्र स्थापित करके। दूसरा ऑप्शन है स्व सहायता समूह को सशक्त बनाकर और कौशल विकास की सुविधाएं प्रदान करके, तो ये सही हो जाएगा। आपको पता है NRLM का मेन कार्य क्या था? स्व सहायता समूह को सशक्त बनाना और कौशल विकास करना। ठीक है,
तो हमारा 3 सही, दूसरा सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 सही है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, कृषकों को निःशुल्क बीज उर्वरक और डीजल पंप तथा लघु सिंचाई, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो काम है ही नहीं उसका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम कृषि मंत्रालय के अधीन आता है, तो ये गलत है। मरुस्थल विकास कार्यक्रम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन आता है, तो ये गलत है। वर्षा पूरित क्षेत्र हेतु राष्ट्रीय जल संभर ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये सही है। वर्षा पूरित जल संभर ना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आता है, तो हमारा केवल 3 सही हो जाएगा, केवल 3। एक जल संभर विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के क्या लाभ हैं, तो मृदा के बह जाने की रोकथाम करना, तो ये तो सही है। जल संभर कार्यक्रम का मृदा का बह जाने से रोकने का है। देश की 12मासी नदियों को मौसमी नदियों से जोड़ना, तो ये तो गलत है, नदी जोड़ी परियोजना के तहत हो रहा है। वर्षा जल संग्रहण तथा भौम जल स्तर का पुनर्भरण, तो ये भी सही है, एक जल संभर विकास परियोजना का। और प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन, ये भी सही है। तो 1, 3, 4 हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किन किन वस्तुओं के उत्पाद को बढ़ाने के लिए की गई थी। खाद्य सुरक्षा मिशन का, तो गेहूं, चावल, दाल, तो उपरोक्त सभी को बढ़ाने के लिए किया गया था। 22वां है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का प्रारंभ हुआ था, तो 1999 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। उसके बाद में जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है ना, वो 2005 में चालू हुआ था। कब हुआ था, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में चालू हुआ था। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो है ना, वो 1995 में चालू हुआ था। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो है ना 2001 में चालू हुआ था। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पीने के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। ठीक है, तो हरियाली कार्यक्रम का उद्देश्य है। वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। हरियाली योजना का उद्देश्य। जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित किया गया था। तो 2009 से 20 के बीच में मतलब जो केंद्रीय बजट था उसमें घोषित किया गया था। जल जीवन मिशन को 19-20 के बजट में घोषित किया गया था। 24वां है, 1 अप्रैल 2022 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल भूजल स्कीम में सहायता उपलब्ध करवाने वाली संस्था है, तो ये विश्व बैंक है। ठीक है, अटल भूजल स्कीम में सहायता उपलब्ध कराने वाली संस्था विश्व बैंक है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी। तो ये 1 दिसंबर 2018 को शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू की गई तथा पात्र किसानों परिवारों की जांच के लिए कट ऑफ डेट 1 फरवरी 2019 निश्चित की गई थी। तो यहाँ हमारा खत्म हो जाता है, सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है सूचना का अधिकार, उसको मैं कल बता दूंगी। तो हमारा ये पूरा टेस्ट सीरीज़ हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छा लगे तो लाइक करना और पुराने वाले वीडियो भी देखना। ठीक है, पुराने वाले वीडियो भी देखना और शेयर भी कर देना। थैंक यू, बाय बाय।